अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ क्लाउसरा। नाजरीन, ड्रोन हमले, पाक अमरीका ताल्लुकात, पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद और नेटो सप्लाई, इन सब की नोकें एक दूसरे से जुड़ी हैं। ड्रोन हमले होंगे तो ताल्लुकात खराब होंगे, नेटो सप्लाई पहले ही बंद है और अब फिर बात आती है पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद की, जो सपोर्ट फंड की सूरत में पाकिस्तान को मिलती है। हमने नेटो सप्लाई बंद की, उधर से अमरीकी इमदाद बंद करने की धमकी आ गई कि अगर अफगानिस्तान में नेटो सप्लाई ना खोली गई तो इस्लामाबाद को दी जाने वाली बिलियन ऑफ डॉलर्स की इमदाद जो है वो बंद की जा सकती है। जी हां, अमरीकी वज़ीर दिफा चक हेगल कल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात में ये इंदिया दे चुके हैं। एक तरफ ड्रोन हमले, दूसरी तरफ इमदाद और मामला है इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ की क़यादत के हाथ में। क्या मामला तय पाते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर इमरान खान सबको 22 दिसंबर को ये बताने वाले हैं कि मुल्क को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कैसे करना है और महंगाई को खत्म करने का एक नया फॉर्मूला पीटीआई ने तैयार किया है। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लेकर आ रहे हैं इमरान खान जो पिछले चंद सालों में नहीं हो सका वो अब हो जाएगा, इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे, इस पर बात करेंगे कि किस तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस ने हदनादरा से हसास मवाद हासिल करने की कोशिश की। ये सारा क्या मामला है, इस बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरें शेयर करेंगे क्लासर साहब और काजी साहब। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो खबर आज हम जो LCCI के कायम मकाम हैं प्रेसिडेंट, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने डिटेल हमारे ज़राई सेक्टर के हवाले से हमसे शेयर की है। वो ये है कि पहली जनवरी से 17% हो जाएगा सेल्स टैक्स ट्रैक्टर्स पे। और ट्रैक्टर्स जो हैं, इस वक्त मामला ये है कि 8 लाख ट्रैक्टर्स हमें दरकार हैं, लेकिन इस साल 30,000 बन पाएंगे। तो इससे क्या, और फिर अल्टीमेटली हम ये भी देखेंगे कि ये सेल्स टैक्स जो ट्रैक्टर्स पे लगा है, जाहिर है ये वो एंड यूज़र देगा, क्योंकि वो बनाने वाला जो है वो उसको कीमत में शामिल करेगा, खरीदने वाला अपनी प्रोड्यूस जो उससे बनाएगा। तो हमारा ज़राई सेक्टर कहाँ खड़ा है, इस पर बात करेंगे। और फिर एक और बड़ी स्टोरी, सैमुअल हर्श एक बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि इससे पहले वो अबू ग्रैब और बहुत सी स्टोरीज ब्रेक कर चुके हैं अमेरिका के बारे में। अभी उनकी कल ही खबर ये आई है कि किस तरीके से शाम पर हमला करने के लिए एक ख़ास नौयत की इंफॉर्मेशन छुपाई गई थी कि किस तरह अल नसरा फ्रंट के पास वो सारिन गैस होने का एक इंदिया मिला था, जिसको इन्होंने नहीं बताया लोगों को, और आखिर में खैर वो प्रिवेल कर गए प्यूटिन और ये हमला नहीं हुआ। तो कैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को डॉक्टर किया जाता है, तब्दील किया जाता है टू सूट द नीड्स ऑफ द रूलर्स। तो हमला हुआ, और भी ये इराक में, याद रखिए जो इराक में हमला हुआ था, बाद में पता चला था कि वो सारी की सारी जिस तरह हमारी स्याही 2 नंबर थी इलेक्शन की बताया जाता है, या गलत थी, इस तरह से वो इंटेलिजेंस भी दुरुस्त नहीं थी, जिसके बायस मिलियंस ऑफ लोग मर गए। इस पर बात करें। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या बताएंगे आज? आज एक मेन स्टोरी है मेरे पास कि साबिक जो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब हैं, इनके खिलाफ नैब ने इंक्वायरी की थी और इंक्वायरी में इनको उन्होंने ये मुलज़म पाया है और उस पर प्रॉपर तरीके से उनको ज़ेर तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। तो मेरी शौकत तरीन साहब से बात हो रही थी तो वो इसकी बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न बताते हैं कि नैब उनको क्यों शामिल तफ्तीश ये कर रहा है। उनका ये कहना है क्योंकि आजकल वो नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं और ये पीपल्स पार्टी ये दौर में सेनेटर भी रहे, वज़ीर ख़जाना भी रहे, तो वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं और ख़ुद ही उन्होंने अपने लिए एक टर्म इस्तेमाल की कि मैं उनका अनइनाउंस्ड उनका एडवाइज़र हूँ, तो इसलिए मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उस पर भी मैंने कुछ खैर उनसे सवाल जवाब किए थे, तो उनको भी टेलीफोन लाइन पर हम लेंगे तरीन साहब को कि वो क्यों ऐसा समझते हैं। आई होप कि वो, मेरी उनसे बात हुई थी, फ़ोन पे आएंगे वो, तो उनसे पूछेंगे कि वो नैब ने क्यों उनके खिलाफ दोबारा रेंटल केस जो स्कैंडल है उसको रीओपन किया है, क्या रीजंस हैं। राजा परवेज अशरफ के साथ साथ वो भी मुलजिम बन गए हैं। और कल हमने, आपको याद होगा, नैब के DG से एक सवाल किया था मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से कि क्या उनकी इन्वेस्टमेंट भी थी मुजारबा स्कैंडल में। तो कल तारिक जमील साहब का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन किया, तो वो भी प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे कि मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या बातें मुझे बताई मुजारबा स्कैंडल के हवाले से। ठीक है, प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात करेंगे, लेकिन काजी साहब, कल क्लासर साहब ने भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बात की कि किस तरह उनकी जो है वो मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं स्पीकर कौमी असम्बली से। ऑडिटर जनरल का काम तो फाइनेंशियल मैटर्स को देखना है, नादरा से हसास मालूमात जो है मवाद हासिल करना, ये तो इनका काम नहीं है। ये बिल्कुल काम नहीं है। और ये जो इसमें तो खैर कोई जिक्र नहीं है, जो आज की रिपोर्ट आई है इसमें कोई स्पीकर कौमी असम्बली का जिक्र नहीं आया, वो क्लासर साहब की अपनी अलग स्टोरी थी जिसमें ये। लेकिन अब जो बात खुल के सामने आई है वो ये है, और जो रिपोर्ट छप गई है एक बहुत मुवक्कर अंग्रेजी अखबार में, कि ये 8 जून को एक जो है वो ख़त लिखा गया
और वो ख़त ये क्लेम किया गया है रिपोर्ट बनाने वाले के उनके पास वो मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई। अब ये है कि जो हम समझते हैं, हमें वैसे कोई करेक्ट भी कर सकता है कि आप जो ऑडिट या ऑडिटर जनरल का ऑफिस है वो तो ये देखते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसा था, जो पैसे दिए वो जो लेड आउट गिवन रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके तहत खर्च हुए या नहीं हुए। हाँ। मगर इसमें ये रिपोर्ट में बताया गया कि 17 किस्म की और मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई, जिसमें जो थंब इंप्रेशन पे जो रिपोर्ट थी वो हासिल करने की कोशिश की गई। दूसरा उसमें ये जो कंप्लेंट्स थी एमपीज और एमएनएस की वो, उसके बाद जो असेसमेंट थी नादरा की ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस के बारे में। अच्छा, अब ये वो हसास नौयत की इंफॉर्मेशन है कि ये इलेक्शन कमीशन भी डायरेक्ट मांगे तो नादरा चीफ नहीं दे सकते, ट्रिब्यूनल को मिलती हैं। जब अदालत मांगेगी तो वो देंगे। तो अब हुआ ये कि इन्होंने ये रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि जो चीफ हैं जो इस वक्त कंट्रोवर्शियल बना दिए गए हैं तारिक मलिक साहब, उन्होंने इनकार कर दिया, वो उन्होंने उनको नहीं दिया। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो वाक़यात हुए वो सबके सामने है कि कैसे उनकी सैकिंग हुई, फिर उनकी रीइंस्टेटमेंट हुई, फिर अब जॉइंट इवन सेशन बुलाने की बात हो रही है, या इवन जो पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स हैं उनको बुलाने की बात चौधरी निसार अली खान साहब ने की है। तो ये चीज़ें अनफोल्ड कर रही हैं। सही क्लास साहब, ये जिस तरह की मालूमात कारी साहब भी बता रहे हैं हासिल करने की कोशिश की जा रही है नादरा के ऑफिस के से, तो क्या मामला है ये सारा, किसको बचाने की कोशिश है? कल आपने भी अपने हमारे इसी प्रोग्राम में आपने ये डिस्कस किया था। शायद पहले तो मैं मेरा ख्याल एक दो क्लैरिफिकेशन कर दूं कि कल जो हमने स्टोरी की थी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात की नहीं की थी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। जी जी। हमने बताया था ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस के कुछ ऑडिटर्स हैं जिनकी मुलाकातें हुई हैं, ये फर्क है इसमें। जी जी। आपने कहा वकार आलम नाम छपा हुआ उनका, कादर साहब वकार आलम साहब के हवाले से। जी जी, उनकी मुलाकात जो है खुफिया हुई है। ये स्टोरी जो मैंने उसको रेफर किया था, कोट किया था, वो किया था असद खरल हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, उनकी स्टोरी छपी थी ट्रिब्यून में, उसका मैंने एक पर्सन ये रेफरेंस दिया था कि ये इल्ज़ाम भी लग रहे हैं ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के, उसके कुछ जो ऑडिटर्स जो हैं वो डायरेक्टली और खुफिया तरीके से मुलाकातें कर रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली से, और वहाँ पे बैठ के सारी ये ख़त व किताबत, टेलीफोनिक उनकी कन्वर्सेशन प्लस चार्जशीट बनानी। तो मैंने उस पर एतराज़ किया था कि ये जो रिपोर्ट है ये ट्रिब्यून में, तो ये तो बड़ी डेंजरस है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का ऑफिस जो है ये तो इंतहाई ऑटोनमस समझा जाता है, ये तो किसी के नीचे ये होते नहीं है। और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान खुद मुझे कई दफ़ा बड़ा फ़ख्र से बताते हैं जी कि मेरा स्टेटस जज का है, मुझे तो कोई छेड़ ही नहीं सकता। तो जज का स्टेटस वाले के जो लोग हैं वो कैसे जा सकते हैं स्पीकर कौमी असम्बली के साथ बैठ कर मुलाकातें करें। अगेन आई एम कोटिंग के ट्रिब्यून की स्टोरी जिसका रेफरेंस दिया था। रात के 2 बजे मुझे बड़ा सख्त स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड का मैसेज आया ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का, वो मेरे पास मोबाइल पे मौजूद है। तो उन्होंने ये कहा जी कि आपने मेरे बारे में ये बात की कि मैंने जाके कोई खुफिया मुलाकात की है। तो मैं तो वैसे कटसी से एक मिलने गया था स्पीकर से, मेरी कोई खुफिया मुलाकात नहीं और दिन के उजाले में हुई है। तो मैंने उनको ये बात क्लैरिफाई की है कि सर आपका जो ऑफिस का पूरा नाम है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए जब ये कहा जाता है ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इट डजंट मीन दिस इज यू एज बुलंद अख्तर राना जो उनके जहन में था। और बड़ी उन्होंने लीगल उन्होंने धमके शमके भी दिए कोई मुझे थोड़ी सी जो अपने अंदाज में देते रहते, हालांकि बड़ा अच्छा तल्लुक है उनसे। मेरा ख्याल उनको समझने में हुई है, बाकी लीगल वो जो थ्रेट्स वगैरह करते रहते उनसे मेरा ख्याल मैं ये माजी में बहुत सारी हमें आती रही है, हम उनको भी फेस करते रहे। तो ये इशू है, उस इशू पे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को बात करनी चाहिए जो काजी साहब अभी उठा रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, और प्लस इस बात का वो जवाब दें, अपने ऑडिटर्स को बुलाएं। बुलंद अख्तर राना साहब, मुझे तो वो जो थ्रेट्स उन्होंने करनी है करते रहे बुलंद अख्तर राना साहब, जरा इस बात का जवाब दें कि उनके ऑडिटर्स जो हैं वो कैसे जाके मुलाकातें कर रहे हैं। वो तो अपने आप को स्टेटस कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनके ऑडिटर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली के। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ट्रिब्यून के उन्होंने असद खरल की स्टोरी है, रिपोर्ट है। आई होप कि उन्होंने बुलंद अख्तर राना साहब ने वो पढ़ी होगी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप जाएंगे आप मुलाकातें करेंगे, आप खुफिया तरीके से स्पीकर के साथ बैठ के सवालात उठाएंगे और इस बात को भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, मवाद को हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये जो वकार आलम साहब की ऑडिट रिपोर्ट्स वो उनको ऑडिट करने के लिए कहा गया था, गालिबन मुलाकात इनकी भी कोई इसमें नहीं आई है, और जो लोग थे वो हमें मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अमेरिका ने एक बार फिर से धमकी दी है पाकिस्तान को इमदाद बंद करने की। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कर साहब, आप कुछ क्लियर करना चाह रहे थे? हाँ, वो इसलिए कि ये जो अभी बात हुई थी, वकार आलम साहब जो हैं वो उसको उन्होंने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो चाह रही थी कि उनके जरिए दोबारा या एडिशनल ऑडिट करवाया जाए, जबकि ऑडिट पहले हो भी चुका था। एक कॉलर क्लियर करना चाहिए था। एक कॉलर हमारे साथ बहावलपुर से आमिर, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
जी आमिर बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी जी बोलिए। जी ये जो ऑडिट वाली टीम्स आती हैं, मुझे इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कुछ काम करने का मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। तो ये जो जितनी भी टीमें आती हैं, ये ऐसी इंफॉर्मेशन मांगती हैं जो कि काफ़ी क्लासिफाइड भी होती है। इनको चाहिए कि ये फाइनेंशियल ऑडिट करें, ना कि टेक्निकल ऑडिट करें। ये अपनी डोमेन को छोड़ के दूसरी डोमेन में भी एंटर हो जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वही बात री इन्फोर्स कर रहे हैं जो ये स्टोरी क्लेम कर रही है सैयद इरफान काजी साहब। इस पे मेरा भी 15 साल एक का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रिपोर्ट करने का तजर्बा है। हाँ जी। ऑडिटर जनाब पाकिस्तान अगर इन पे थोड़ा सा टाइट ना करे तो ये भी जिस तरीके का ये काम करते हैं आप सोच नहीं सकते। ये जो हमारी पाकिस्तान की ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी है, इतने मासूम ये लोग भी नहीं है जितना बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडिटर जनाब पाकिस्तान इन पे बड़ा सख्त हाथ रखते हैं, सख्त इनका ऑडिट करते हैं। जितने बुरे तरीके से पाकिस्तानी पैसा ज़ाया किया जाता है या उसको अब्यूज़ किया जाता है, आप कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सुने, ऑडिट पहरे देखें। इसलिए ये कहना जी हमसे फलां चीज़ का, भाई जब आपसे पैसे की डिटेल मांगी जाती है तो साथ में ये भी तो पूछा जाता है कि पैसा इस्तेमाल किस जगह पे किया है, क्या एग्जीक्यूशन प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई। आपको वो ऑडिट भी देखना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपको हमने 100 रुपया दिया था, आपने 120 रुपया खर्च किया, जरा हमें हिसाब किताब दें। इसका मतलब ये भी नहीं होता। एक क्वालिटी ऑडिट भी होता है कि पैसा क्या आपने जिस पर्पज़ के लिए लगाया था, क्या उस पर्पज़ के लिए पूरा हुआ है। जो आइटम लेने थे, जो नहीं लेने थे, जो एग्जीक्यूशन करनी थी, जो PC1 बनाया था, उसमें जो आपने डिटेल दी थी। सो ये ऑडिट का बिल्कुल एक रोल है, उनका काम है। ये जो इन्फॉर्मेशन जो आप काजी साहब बता रहे थे जो अखबार में आई है, दैट्स अ सेपरेट इशू। ये रिलेट्स टू द इलेक्शंस। वो वाकई इलेक्शन ट्रिब्यूनल कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता बिल्कुल ऑडिट आपसे क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। मसलन क्यों आपको बैठ कर खुदा ना खासा जो क्लासिफाइड हमारे इदारे हैं उनको तो ऑडिट से एग्जाम किया हुआ है। आप ISI का ऑडिट आप नहीं कर सकते, फौज का ऑडिट मोस्टली आप नहीं कर सकते, कहूटा का आप नहीं कर सकते। ये सीक्रेट फंड्स हैं, ये फॉरेन साहब। मुझे तो याद है आपकी स्टोरी थी कि वो 2 लाख रुपए की तनख्वाह का जो मामला था, उसमें बुलंद अख्तर साहब जब ऑडिट करने आए तो फिर वो क्या शोर मचा, वो भी हमने याद होगा। वो भी हमने शेयर किया था जी हाँ, इस प्रोग्राम में। चलें, इसलिए पूरा भी ये नहीं कह सकते कि ऑडिटर जनाब पाकिस्तान इनको टच ना करे, इनसे पूछे ना, इनसे इंफॉर्मेशन ले। कानून में लिखा हुआ है, आइन में कहीं पे भी 1 रुपया खर्च होगा। और मैं इस बात पे भी एतराज करता हूँ, मतलब ठीक है हम नादरा का ऐसा चेयरमैन के साथ बड़ी जाती हुई है गलत तरीके से, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता जो नादरा ने अपनी वेबसाइट पे इंटरनेशनल इन्होंने लगा दिए हैं कि हमने फलां इंटरनेशनल फॉर्म से ऑडिट करवाया था, तो हमने फलां से करवाया था। लॉ में बड़ा ये क्लियरली लिखा हुआ है, और मेरा ख्याल है तारिक मलिक साहब ने पढ़ा होगा। अब ठीक है वो एक उनका हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हुए, बट इट डजंट मीन कि वो ये कहें जी कि हम तो ऑडिट नहीं करवाते यहाँ से। ये ऑडिटर जनाब पाकिस्तान इनको करवाना पड़ेगा, इनको करवाना चाहिए था। इंटरनेशनल फॉर्म का कोई आपके पास रूल नहीं है, कोई आपका जो आइन है वो क्लियरली कहता है कि जहाँ पे 1 रुपया भी लगेगा इसका ऑडिट होगा। ये हुकूमत पाकिस्तान के टैक्स पेयर का आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। मैं तो ये बाई आर्गूमेंट नादरा का नहीं करता जी, हमने इंटरनेशनल एजेंसी से ऑडिट करवा लिया तो लिहाजा हम क्लियर है, आपको ऑडिटर जनरल से कराना चाहिए ऑडिट। आगे बढ़ते हैं क्लास साहब। एक दफा फिर अमेरिका ने धमकी दी है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद की जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद है वो बंद कर दी जाएगी अगर नेटो सप्लाई जो है वो आपने उसके रास्ते ना खोले। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद लेना इस्लामाबाद की मजबूरी है या कमजोरी? क्योंकि ऐसा रद्द-ए-अमल हमने देखा था जब सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ था, तब भी हमने नेटो सप्लाई बंद की थी, तो ऐसी धमकी हमें तब भी मिलना शुरू हुई थी। शाहजहां, इसमें 2 चीजें हैं जो मेरे इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज बता रहे हैं कि इसाक डार साहब की और ये चौधरी निसार अली खान साहब की पिछले 3 महीने से बोलचाल नहीं है। ये बड़ी आपको हर से बहुत बात बता रहा हूँ। अच्छा, दोनों अब इससे अंदाज़ा कर लें कि हुकूमत कैसे रन की जा रही है। और चौधरी निसार अली खान साहब बाकायदा टॉन्ट कर चुके हैं और बाकायदा ताना दे चुके हैं कि इसाक डार साहब को या गैरत आप ले लें या डॉलर ले लें। ये क्लियर आ चुका है अखबारात में। 3 महीने से उनकी बोलचाल नहीं है। और एक तरफ तो इन्होंने कहा था कि हमें डॉलर नहीं चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने उस दिन यूथ स्कीम से खिताब कर फरमा रहे थे, तो वो कहते हैं जी कि मुझे उन्होंने अपने ओबामा साहब ने कहा जी बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हमने कहा जी हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें इमदाद नहीं, ट्रेड चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए। अच्छा, ये वो हमने बल्ले बल्ले की नारे मारे भी जी, बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, बड़ी हमारी गरज जाग गई है। हाँ जी। ये 4 दिन पहले पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है अमेरिकन एम्बेसडर से, उनसे रिचर्ड ऑल्सन से, इनकी इसाक डार साहब की। उन्होंने कहा मेहरबानी फरमाएं जो कोलेशन सपोर्ट फंड है ये अमेरिकन फोर्सेज के जाने के बाद भी जारी रहना चाहिए। हाँ। तो नवाज शरीफ साहब मुझे ये बताएं कि ओबामा से मिलते हैं तो वो इज्जत और गैरत की बात करते हैं, जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब हैं वो रिचर्ड ऑल्सन को कहते हैं हमें पैसे दें। बड़ा नेचुरल है ये। अच्छा, ऐसे ही सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हो रहा था, उसमें सरताज अजीज साहब ने खुद कहा, वो जिस पे कंट्रोवर्सी आई थी ड्रोन पे, मैं मौजूद था, उन्होंने कहा जी हम अमेरिकन की मिन्नत तरला कर रहे हैं कि मेहरबानी फरमाएं 2014 के बाद कोई इस तरह का अरेंजमेंट बनाएं कि जो हमें कोलिशन
सपोर्ट फंड से पैसा मिल रहा है वो मिलता रहे। सो पहले नवाज शरीफ साहब अपने घर बैठ जाएं, एक इजलास बुला लें काबीना का, अपने वजीरों के साथ डिस्कशन कर लें कि हमने गैरत पे चलना है, हमने पैसे पे चलना है। कल वजीर दिफा शाह कहगल कह चुके हैं कि ओबामा इंतजामिया 2014 में पाकिस्तान के लिए $305 मिलियन फौजी इमदाद, जबकि सिविलियन हुकूमत के लिए $858 मिलियन की इमदाद वापस करना चाहती है। आई हैव अ वेरी सिंपल अरिथमेटिक विद मी, मेरे पास भी थोड़ा सा हिसाब किताब है। अच्छा। अभी यहाँ पे आए थे डॉक्टर इकराम उल हक, उन्होंने बताया कि $20 बिलियन तो साल के ना 15 से $20 बिलियन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि $2.5 करोड़ डेली यहाँ से निकाले जा रहे हैं। 1130 अरब रुपया डेट सर्विसिंग पे हमने लेके, ये $30 बिलियन की सिर्फ मोटी मोटी रकम बता रहा हूँ, खतीर रकम है। ये इतना ही बजट है आपका, ये 30 सॉरी ये इतना बजट नहीं है, ये मैं गलत कह। तो ये $30 बिलियन जो है, ये 300 अरब रुपया बन जाता है। ये तो हम सीधा सीधा निकाल के ले जा रहे हैं यहाँ से आप। और जब आप आते हैं और हमें धमकी देते हैं, और ये अगर आप हमारी इमदाद बंद करते हैं और खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट की पोजीशन पे आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस क्या हैं? हमने कहेंगे जनाब मॉरेटोरियम चाहिए। ये जो 1130 अरब रुपया साल का आप निकाल रहे हैं ना ऐसे खींच तान के हमसे, अभी मैं स्टोरी करूंगा, ये जीएसटी इधर लगा दें उधर लगा दें, तो ये सारे जो हैं अगर वी गो डाउन तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे इस रीजन में जो इंटरेस्ट हैं वो भी नहीं होंगे। मगर मामला क्या है कि ये जो हमें पीनट दे रहे हैं, जैसे क्लास साहब कहते हैं, जियाउल हक ने भी कहा था पीनट ये है, तो ये पीनट के बदले जो आपके जो इंटरेस्ट हैं, मगर ये बात उनसे कौन करे उनसे। अच्छा, अब मैं उनसे एक और सवाल करता हूं। उन्होंने ये भी कहा चाक हैगल साहब ने कि जंग जारी रखें बड़ी जरूरी है। ये मेरे पास इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट पड़ी है, और इंडिपेंडेंट हमारा पर्चा नहीं है, राइट विंग वेस्ट का पर्चा है, जिसमें उसने बताया कि कैसे 9/11 के बाद एक जो विकी लीक्स में ये बात सामने आई है कि ये जो थी साबिक हिलरी क्लिंटन ने बताया कि ये जो जितने पैसे हैं ये मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं। ये उन्होंने कहा 9/11 की एक और रिपोर्ट है जिसमें जो 9/11 कमीशन बना था उसके सामने बताया कि जनाब कि ये सारे पैसे जो अफगान वार कि उसामा बिन लादेन के पास अपने पैसे ही नहीं थे, वो ज़्यादातर पैसे जो यहाँ जंग लड़ रहा था वो अपने सोर्सेज से ले रहा था मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरेबिया में, और वो कंटिन्यू किए बाद में। आप जाएं, हमें आप कहते हैं आप जंग करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ड्राई अप करें, कि आपके इत्तेहादी जो हैं जो यहाँ इनको जिंदगी की लाइफ लाइन दे रहे हैं उसको बंद करें। और सेकंडली कि ये जो आप हमें पैसे दे रहे हैं, ये जो आप हमें ये वो कुछ नहीं है उसके मुकाबले में जो आप यहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं, तो आप भी ख्याल रखें, आपकी भी दिहाड़ी लग रही है बेपनाह बड़ी, तो हमें भी अमन अमान से रहने दें। क्लास साहब, नेटो के सफीरों ने इमरान खान से कहा है कि जो आपका मामला है, आपका और अमेरिका का मामला है, आपने हमारी नेटो सप्लाई की रोकी हुई है, लेकिन कोई इनसे पूछे आप इत्तेहादी तो अमेरिका के ही है ना। शाहजहा, ये सारी जज्बाती बातें, और मैंने पहले भी कई दफ़ा इस पे बात हो चुकी है कि पूरी कौम जज्बात पे खुश रहती है। टैक्स को 1 टका देने को तैयार नहीं है, जो काजी साहब खुद हम बैठ के फिगर देते रहे, 1 रुपया जेब से देने को तैयार नहीं है। रियासत पाकिस्तान को हम सब ने समझ लिया है कि दरख्तों पे नोट लगे हुए हैं, नोट उतारें, सुबह सुबह को यहाँ टोलियां जाएं, पूरे शहर में फिरें, दरख्तों से नोट उतारें, नोट उतार के हमें तनख्वाहें दें, हमारे खर्चे पूरे करें, हमारे यहाँ पे हमारी अयाशियों का पैसा दें। ये हमारा कंसेप्ट है, बकायदा ये सरकारी खजाना है। ये लोगों का एक उसमें बन चुका है। जो बात इस वक्त करने वाली है, और फिर थोड़ा सा इसको जरा संजीदगी से और इसको जरा थोड़ा इज्जत गैरत से 1 मिनट के लिए जरा इसको एक साइड पे रख के जरा प्रैग्मेटिक अंदाज में अगर इसको देखा जाए, जो बात सुगरा इमाम ने की थी 1 महीना पहले, उसमें वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, उसका बेहतरीन मौका आ गया इसको अप्लाई करने का। उसने कहा था, सुगरा इमाम ने इनको वहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स में सरताज अजीज साहब भी थे, दीगर भी थे, उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी जलील अब्बास जलानी साहब भी थे। उन्होंने कहा, हुजूर मुझे ये सवाल का जवाब दें, जब पाकिस्तान ने सलाला के बाद ये रोकी थी इन्होंने अपनी नेटो सप्लाई, तो उसके बाद अमेरिका ने 8 महीने कैसे सप्लाई की थी? जवाब यह है जी, उन्होंने वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज के शुमाली इलाकों के कुछ ममालिक हैं, उनके जरिए उन्होंने वो ट्रांसपोर्ट की थी वहाँ के, फेयर अनफ। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान कितने पैसे ले रहा था नेटो सप्लाई के 1 कंटेनर के? उन ममालिक ने क्या रेट चार्ज किया? बड़े शॉकिंग फिगर है जो हम शेयर भी कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। उन्होंने फरमाया जनाब कि हम $250 जो पर कंटेनर लेते हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं लेती, ये आपके पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस है, मजदूर जो उसमें वो जो मजदूरी करते हैं, सामान उठा के कंटेनर में डालते हैं जहाज से, उनकी मजदूरी हुकूमत पाकिस्तान कुछ नहीं ले रही, फेयर अनफ। उस पर सुगरा ने पूछा उन ममालिक ने कितने पैसे लिए थे जब 8 महीने बंद हुई थी? उन्होंने कहा जी $1700 पर कंटेनर। तो सुगरा ने कहा जी मेहरबानी फरमाएं, ये डील आप अमेरिका से क्यों नहीं कर लेते? आपको IMF से पैसों की जरूरत नहीं है, आपको अमेरिका से बेगिंग करने की जरूरत नहीं है, आपका राइटफुल आपका हक बनता है कि अमेरिकन आपको, अगर आज हम $1700 पर पे एग्री कर लें, और ये खुलेगी, ऑफ कोर्स खोलना पड़ेगा पाकिस्तान को। एक ही मैं बात ऐड कर दूं,
जब आपकी जान तोते में हो और तोता यूरोप और अमेरिका के बैंकों में कैद हो, हाँ। तो फिर आप उनसे ये मामला नहीं कर सकते। अच्छा, आपने खर्चे पूरे करने की बात की। कल पीटीआई ने भी, इमरान खान ने भी एक नया फार्मूला जो है वो बताया है महंगाई को खत्म करने का। तहरीक इंसाफ ने एक नया फार्मूला तैयार किया है। कल ये खबर जो थी दुनिया न्यूज के नुमाइंदे ज़ीशान बख्श ने ब्रेक की थी। कोशिश करेंगे उनसे हमारा राब्ता हो, ज़ीशान बख्श को लाइन पे लें और वो फार्मूला हमारे साथ शेयर करेंगे जो कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बताया। और उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को नया पाकिस्तान वो अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे और कुछ तजावीज़ देंगे कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो किस तरह के इकदाम करे और पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो सके। ज़ीशान बख्श हमारे साथ लाइन पर है। जी ज़ीशान, क्या फार्मूला पीटीआई ने कल बताया, इमरान खान ने क्या फार्मूला बताया है महंगाई खत्म करने का? और मैं एक बात ऐड कर दूं शाजिया की बात में कि इतना तो छप गया कि 30 लाख लोगों से आप क्या 1-1 लाख लें, क्या लें टैक्स की सूरत में, इसके अलावा क्या है? काजी साहब, बेसिकली ये जो फार्मूला है ये अभी उन्होंने मीडिया से बराह रास्त तो शेयर नहीं किया, लेकिन इसका फार्मूला बिल्कुल इसी तरह से है कि 30 लाख अमीर लोग ऐसे हैं जिनकी नादरा निशानदेही कर चुका है। ये वो लोग हैं जो मतवातर बैरून मुल्क दौरे भी करते हैं मगर हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स अदा नहीं करते। तरीके इंसाफ की क़यादत का ये मानना है कि अगर इब्तदाई तौर पर इनसे पर पर्सन 1-1 लाख रुपया ले लिया जाए और बाद में इसको अगर काउंटर चेक भी कर ली जाए, अगर इनका टैक्स इससे कम बनता है तो हुकूमत पैसे वापस कर दे, लेकिन अगर ज्यादा बनता है तो वो लोग मजीद टैक्स दें, तो 300 अरब रुपया तो कौमी खजाने में इस तरह आ जाएगा। फिर जो सेल्स टैक्स की चोरी हो रही है, उन्होंने कहा हमारे पास बड़ी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं। अगर सेल्स टैक्स की चोरी को रोक लिया जाए तो 400 अरब रुपया सिर्फ सेल्स टैक्स की चोरी रुकने की सूरत, यानी यूं 700 अरब रुपया कौमी खजाने में आएगा। ना तो उसके बाद हुकूमत को बिजली और गैस और तेल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा और ना ही गरीब आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो कौमी खजाने में रकम आएगी उससे मुल्क को फायदा होगा। उनका कहना है। अच्छा, 22 दिसंबर को इमरान खान क्या करने वाले हैं? 22 दिसंबर को वो अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे जिसके अंदर कुछ चीजें वादे करेंगे। उनका कहना है कि ये जो फार्मूला है ये हुकूमत को हम देने को तैयार है, लेकिन हुकूमत इस पे अमल नहीं करेगी क्योंकि इनके अपने पैसे बैरून मुमालिक में है। ये बड़े माफियाज पर हाथ डालने को तैयार नहीं है। इन टैक्सेस की मद में गरीब आवाम का खून छोड़ने पर तैयार है। बिजली चोरी हो रही है लेकिन बिजली चोरी नहीं रोक रहे, बिजली की कीमतों में इजाफा किए जा रहे हैं वो पैसा पूरा करने के लिए, और फिर भी वो जो बोझ है वो आवाम पर डाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ऐड करना, देखिए 300 अरब रुपया, तो फिर वो मुझे क्लाथर साहब का पीनट वाला बात याद आ जाती है। पीनट 300 अरब रुपए से क्या होगा जब आपके इतना बड़ा डेफिसिट हो। मेरे ख्याल में ब्रेक के इशारे हैं। जी हाँ, मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लास साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अभी जो आपने खबर शेयर की थी कि साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन एक बार फिर मुल्ज़िम ठहराए जा रहे हैं, क्या मामला है ये सारा? क्या मियाँ साहब की क़ुर्बत इन्हें महंगी पड़ रही है? शौकत तरीन साहब से भी बात करेंगे, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शाजिया, मेरा ख्याल है ये शौकत तरीन साहब के लिए भी बड़ी एक अनयूजुअल सी खबर थी जो ये ब्रेक की थी कि नैब ने अपनी जो इंक्वायरीज की थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर्स आए थे कि आप रेंटल पावर केस में स्कैंडल में आप दोबारा नए सिरे से इंक्वायरीज करें। तो मेरी शौकत तरीन साहब से बात भी हुई थी इस पर, तो वो ये खुद भी बड़े हैरान थे कि मैं तो मई में जो इन्होंने पहली इंक्वायरी इनिशिएट की थी उसमें अपना बयान भी दिए आए थे और इनको बोर्ड ने इनको क्लियर भी कर दिया था। अब दोबारा नए सिरे से जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और लेटेस्ट हैं, ये उसके 4 दिसंबर 2013 का डॉक्यूमेंट है मेरे पास मौजूद है जो नैब का है, तो जिसमें उन्होंने अथराइज़ किया गया है, उनके इंक्वायरी ऑफिसर हैं यहाँ पे मिसेज़ हिना फैसल साहबा हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इनको अथराइज़ किया गया है कि आप प्रॉपर तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। और इनमें जो मेन उसमें एक्यूज़ रखे गए हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, शौकत तरीन साहब हैं, शाहिद रफ़ी साहब हैं, इस्माइल कुरैशी साहब हैं, मुनव्वर बशीर साहब, तहर बशीर चीमा साहब, लंबी लिस्ट है पूरी की टोटल ये 22 के करीब हैं जो उनको ये कहा गया है मिसेज़ हिना फैसल को कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। तो तरीन साहब लाइन पे। तरीन साहब, आपके लिए खबर थोड़ी सी अनयूजुअल है ये, क्योंकि आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा था कि आपको तो मई में क्लियरेंस मिल गई थी कि अब आप जा सकते हैं, आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं है। अब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है 4 दिसंबर के, उसमें तो उन्होंने ये मिसेज़ हिना फैसल साहबा को वो कर दिया, अथराइज़ कर दिया है कि नए सिरे से आपको इन्वेस्टिगेट करें वो। जी देखें जी, बात सिर्फ ये है कि पहले तो ये बैकग्राउंड जरा इसका देखा जाए कि शौकत तरीन जो है जिस वक्त आया था उस वक्त ये रेंटल पॉलिसीज बन चुकी थी, उस वक्त ये सारा इस पर एक्शन हो रहा था और उसका इससे कोई ताल्लुक वगैरह भी नहीं था। और उसके बाद शौकत तरीन ही ने मतलब ओपनली कैबिनेट में भी और बाहर भी बैठ के स्टैंड लिया कि ये ठीक चीज़ें नहीं हैं
और फिर फोर्स किया क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर को कि मतलब एशियन बैंक का ऑडिट कराया जाए। उस ऑडिट की वजह से 800 के ऊपर वो रुक गया। हालांकि कैबिनेट ने सितंबर 2009 में 2250 मेगावाट अप्रूव कर दिए थे। तो मैं रुकवाने वाला हूं, तो मेरा नाम बीच में आ गया क्योंकि ये कहा गया कि 7+7 जो है वो जो है उसमें देखा जाए कि इसकी वजूहत क्या थी और इसमें कोई ऐसा कोई घपला तो नहीं हुआ। तो उस बेसिस पे इंक्वायरी हुई। एक दफा हुई मतलब इस्लामाबाद की नैब ने की, वहां से फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया नैब पिंडी को, वहां जाके पूरी की पूरी मेरी इंक्वायरी हुई। तो मेरा तो एक ही है ना 7+7, वो तो अगर एक उसके ऊपर पावर स्टेशन के ऊपर अगर वो 7+7 पे मैं अगर बरी जमा करार दे देता हूँ तो सारों पे, क्योंकि बाकियों के साथ तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। तरीन साहब, तो अगर मैं कथा कलामी होती है मे के बीच में साहोवाल के जो सिलसिले में उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके 7+7 पे मेरा मौक़िफ़ तस्लीम किया और उनकी जो नैब में पूरी पिंडी में पूरी बोर्ड मीटिंग बैठी विद द चेयरमैन एवरीबडी एल्स और उन्होंने इसको मिनट कर दिया कि शौकत तरीन साहब के जो हम आर्गुमेंट को अग्री करते हैं। अब ये जिस तरह आप कह रहे हैं एकदम फिर एक नए सिरे से इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। तो मुझे अफसोस इस चीज का है कि यार हम लोग तो जाके पब्लिक, मैं तो वो आदमी हूँ जिसने एक पैसा भी नहीं लिया था, मतलब अपना तनख्वाह का भी नहीं लिया था, खर्चा भी अपना पूरा किया और अपना बैंक का भी बहुत नुकसान किया, पर्सनल नुकसान किया। तो हमें चले मैंने जाके पूरा इनके साथ ताउन किया है, तो अब फिर से घसीटना शुरू कर रहे हैं ये, तो ये अच्छी बात नहीं। तरीन साहब एक बात मेरे रिकॉर्ड, हमने जो रिपोर्ट्स पढ़ी थी आपने तो खुद जो रिजाइन कर दिया चले गए और ये खबरें आई थी तब तो आप ज्यादा मीडिया से नहीं बोले थे क्योंकि तब यानी और सिलसिला था कि जिस तरीके से चीजें मैनेज हो रही थी मईशत की, तो आप अबंडन करके निकल आए। इस पर रोशनी डालेंगे, क्यों डिसीजन करना पड़ा आपको? देखिए जी, मेरे जो डिसीजन थे, एक तो मैं कोई इतना ढकी छुपी बात करता नहीं हूँ। जो चीजें मुझे सही लगती थी वो सही होती थी। शुगर केसेस में, रेंटल के केस में मैं ओपनली जाके क्रिटिसाइज करता होता था उस वक्त की हुकूमत को भी। और जब मैं निकला एनएफसी का मैं इंतजार कर रहा था, एनएफसी जैसे हुआ तो मैंने इस्तीफा दे के चला गया क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था। मेरे बैंक को कैपिटल चाहिए था, मैं फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे कैपिटल 2 मिनट में रेज कर सकता था, लेकिन मैं एक रवायत डालना चाहता था कि कुछ असूल भी होते हैं, उसूलों के बेसिस के ऊपर। शौकत साहब, अगर सब कुछ इतना साफ शफाफ रहा तो अब रीओपन इन केसेस करने की क्या वजह है? नैब के दोबारा से ये तो मोहतरमा आप नैब से पूछे ना कि भाई एक दफा आपने कर दिया, 2 दफा इन्वेस्टिगेशन हो गई है, तो फिर से करने की मुझे नहीं समझ आ रही कैसे। लेकिन देखें, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान में ही हमने रहना है, हम भागने वालों में से नहीं है। ये तीसरी दफा भी करेंगे तो वही सामने रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोग अगर मैंने अगर जो है 16.5 अरब रुपया ये 7+7 की वजह से हुकूमत को इसका फायदा हुआ, 16.5 अरब रुपए का। और ये जो है ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग कंपनीज ने कंफर्म किया है, इनको मैंने वो सारी रिपोर्ट्स दी। तरीन साहब, तो जी तरीन साहब, जो आप पे एतराज़ात आते हैं वो 2 आते हैं मेन, जो मैंने पूरी चार्जशीट पढ़ी है। जिस 7+7 की आप बात कर रहे हैं कि आपने जो एडवांसेस थे वो आपने इन रेंटल पावर प्लांट्स को आपने 7% से बढ़ा के 14% किए, जिससे एडवांसेस ज़्यादा देने पड़ गए। और प्लस आपने इसके लिए ना ईसीसी या कैबिनेट की अप्रूवल नहीं ली थी, जिस वजह से वो सारा समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पर वजारत ख़जाना ने खुद बैठ के ये फैसले किए, उन्होंने खुद ही एनहांस किए। और बाद में जो समरीज पेश की, मैं उसकी चार्जशीट पढ़ रहा हूँ नैब की, ऑफ कोर्स आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसको भी मैनूवर किया गया, मैनेज किया गया। तो इल्ज़ाम तो ये हैं कि आप ये हो सकता है सोच रहे हो कि हमने पैसे बचाए, वो ये कह रहे हैं कि आपने ऐसी पार्टीज को पैसे एडवांसेस ज़्यादा दे दिए जो लेके चली गई हैं और मुल्क का और फिर खजाने का नुकसान हुआ है। ये आप पे बेसिक इल्ज़ाम हैं। ये देखें जी, ये तो बहुत ही सरासर जाती है क्योंकि मैंने तो ना ही 7% एडवांस ऑथराइज किया था और ना ही 7+7 का जो है वो भी मेरी वो प्रपोजल्स नहीं है। ये तो 7% जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो कहते थे 7% इनको एडवांस दे दिया जाए और 93% की स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट दें, जिसको कंफर्म करवाएं AA रेटेड अमेरिकन बैंक से या बरतानवी को। उस कॉन्फर्मेशन का जो हुकूमत को जो मतलब नुकसान होना था, नुकसान तो नहीं बल्कि पैसे जो देने पड़ने थे,
हुकूमत के खाते में 21 अरब रुपया देना पड़ना था। ठीक है, आप समझते हैं दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी तो वही रिजल्ट आएंगे सामने। अगर ये नुक्ता आप पढ़ ले तो नॉन रिफंडेबल होता वो, इसका मतलब पैसा चला जाता। हमने उसको मैंने कहा ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज 21 अरब रुपया हुकूमत का चला जाना ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कोई और चीज लेके आए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ही लेके आई थी और हमने कहा था आपने एक चार्जशीट पढ़ी है तो मैं आपको उसका जवाब दे दूं ना, उसके बाद आप जो बात करें। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। हमने ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके आपसे बात करते हैं। तरीन साहब टेलीफोन लाइन पर साथ रहेगा, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तरीन साहब, अभी क्लासेस आपने भी जो चार्जशीट पढ़ के सुनाई, जो इल्ज़ामात आप पर लगाए जा रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी, मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये जो SPLC थी जिसको कंफर्म करके देना था, उस पर 21 अरब रुपए का हुकूमत का एक नॉन रिफंडेबल एक्सपेंस होना था, वो जो हमने देने से इनकार कर दिया क्योंकि जाहिर है ये बहुत ज्यादा होता। तो हमने उनको कहा कि आप और कोई चीज, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने कहा ये 7% और दे दें। तो हमने उनको ये कहा कि 7% और दिया जाएगा तो वो भी बैंक गारंटी के तहत किया जाएगा। इसका मतलब है 7+7 जो था वो बेसिकली सिक्योर्ड था थ्रू अ बैंक गारंटी। पूरे पैसे वापस मिलने हैं हुकूमत पाकिस्तान को। अगर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर बैंकों से वो पैसे नहीं ले सक रही तो ये उनकी कोताही है। हमने पूरी तरह हुकूमत पाकिस्तान को कवर किया। ठीक है। लास्टली तरीन साहब, आपसे बात हो रही थी मेरी, मैंने कहा क्या रीजंस हो सकते हैं कि नैब आपको प्रोसिक्यूट कर रहा है, तो आपने कहा था क्योंकि आप नवाज शरीफ साहब के अनअनाउंस्ड एडवाइजर हैं, आजकल वो आपसे मशवरे करते हैं, चीज़ें पूछते हैं, तो नैब आपको विक्टिमाइज करना चाह रहा है। नहीं, ये बात नैब की और नवाज शरीफ साहब की कोई ठन गई है, ये क्या बात? नहीं, मैं तो सर आपने मुझे उस वक्त कहा तो मैंने कहा यार मुझे और तो कुछ रीजन नजर नहीं आ रही। तो भाई ये कि मेरे ख्याल में मैं फिर थोड़ा सा उनका ख्याल हाई प्रोफाइल हो गया हूँ, हालांकि मैं इतना हाई प्रोफाइल नहीं हूँ। मुझे वो कभी कभी बुला लेते हैं अपने मशवरे के लिए। तो ये एकदम ये फिर से तरीन साहब वैसे आपसे क्या मशवरा मांगते हैं? नवाज शरीफ साहब क्या पूछते हैं आपसे, मतलब एग्जैक्ट क्या आपसे मशवरे करते हैं? जो इसहाक डार नहीं दे सकते मशवरे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। डार साहब बड़े अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वो प्रोफेशनल है। देखिए 3-4 चीजों पे उन्होंने मेरे से मशवरा मांगा था जिसको मैंने दे दिया अभी, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पावर सेक्टर की पॉलिसी के ऊपर मैंने उनको थोड़ा हेल्प किया। फिर ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं इनको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि मैं अभी बैंक को ठीक कर चुका था। फिर तीसरा ये जो आपके ये है घरों के और ये जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लोन्स को कैसे किया जाए, इसमें इनिशियल मशवरा मैंने दिया। और फिर उसके बाद मैंने इनको ये भी कहा कि आपको चाहिए कि ये आपका जो ये टैक्सेशन सिस्टम है इसको फाल बनाया जाए। ठीक है। और ये सारी चीजें इसी के ऊपर हम लोगों ने इनको मैंने कुछ 3-4 पेपर्स बना के दिए हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसके ऊपर चल पड़ी है ना। टैक्स रिफॉर्म्स पे तो डार साहब खुद ही माशाल्लाह मतलब प्रोफेशनल है, वो उस पर कर रहे हैं। बाकी 2-3 चीजों पे मेरे से मशवरा कभी कभी ले लेते हैं। ठीक है। तो मैं फुल टाइम उनका कोई एडवाइजर वगैरह नहीं हूँ। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका। जी का साहब, अब आपकी खबर से वफात है। हाँ शाजिया, एक तो चूंकि पहले बात हो रही थी फिर बीच में हमें ये जो सैमुअल हर्ष एक बहुत ही उनके बड़े, जिस तरह मुझे लगता है वो अमेरिका के रऊफ क्लासर साहब हैं, वो भी कोई ना कुछ अमेरिका के रऊफ क्लासर साहब कोई ना कुछ चीज निकाल के ले आते हैं। तो बिल्कुल तो उन्होंने एक स्टोरी बताई है कि जून में एक केबल जो आई थी अमेरिका की जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको बताया गया था कि जो अल नसरा फ्रंट है जो लड़ रहा है वहाँ पे जो एक मिलिटेंट आउटफिट है और जो बशार अल असद के खिलाफ लड़ रहा है, तो उनको वो हासिल कर सकते हैं, उनको मिल सकता है। ये जो सारिन गैस का मामला हुआ और जिसके बाद इतनी हाइप क्रिएट हुई कि पूरी दुनिया जो है वो आधी दुनिया बट गई आपस में। सऊदी अरब चाह रहा था शाम पे हमला हो, अमेरिका चाह रहा था शाम पे हमला हो। तो वो कह रहे हैं कि ओबामा साहब ने उस वक्त अपने अवाम को पूरी हकीकत नहीं बताई, क्योंकि तभी ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि ये सारिन गैस जो है माइट हैव बीन यूज, ये इस्तेमाल की गई हो, इसकी इम्कान था कि उसको जो अल नसरा या अलकायदा का जो एक आउटफिट है वो कर रहा है, मगर चूंकि उस वक्त जंग करनी जो वो चाहिए थी। इसी तरह उन्होंने फिर कोट किया इस स्टोरी में कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में हैं इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं
अमेरिका की, उन्होंने जो बयान दिया वहाँ जाके, तो उन्होंने बिल्कुल डेफिनेट टर्म्स में कहा कि जी ये कर रहे हैं, बशार उल असद कर रहे हैं, जबकि तो अब ये मामला खुल के सामने आ गया है। तो ये इसको अगर आप इन लाइन देखें, मिसाल के तौर पे आप देखें जब इराक पे हमले के लिए टोनी ब्लेयर बता रहे थे कि जी बस 15 मिनट में हमला होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने बताया जी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है वहाँ पे, अब हमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा एटम बम तैयार हो रहा है फाटा में और चढ़ाई कर दें और फौजें डाल दें। तो वही मस्त जिस तरह का साहब कहते हैं ना, प्रैग्मेटिकली हमें सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि उनके अपने प्रेस में एक इंतहाई क्रेडिबल जो उनका जर्नलिस्ट है वो ये बता रहा है कि ये हमेशा डॉक्टर करते हैं और थ्रेट को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं टू गेट देयर ओन थिंग्स डन। तो हमें केयरफुल होना चाहिए। और साथ ही में स्टोरी दूसरी कर देता हूँ। क्लासरा साहब, आज LCCI के जो कायम मकाम है मियां तारी मिसबा साहब, इन्होंने एक स्टोरी दी है, मुझे उनके फिगर्स बड़े इंटरेस्टिंग लगे तो मैंने शामिल कर ली कि ये जो GST ट्रैक्टर्स पे लगा है, इसके बायस ये अब लग जाएगा 10% से 17% हो जाएगा 1 जनवरी को। तो उनका ये बताना है कि हमारे यहाँ 8 लाख ट्रैक्टर्स कम है, अभी हमें और दरकार है, और एक साल में हमारे पास कैपेसिटी है 1 लाख ट्रैक्टर बनाने की। इस साल हम सिर्फ 30,000 बनाएंगे और अगले साल जब ये टैक्स लग जाएगा तो मजीद हम कम बना देंगे। और ये याद रहे कि हम जो फीकस पैदावार इंडिया ले रहा है उसके बराबर आने के लिए हमें इतने ट्रैक्टर दरकार हैं जो कि अब मजीद दोबारा नहीं बन पाएंगे। तो ये, और इसमें साथ में ये भी ऐड कर दूं कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है, ये तो LCCI के ज़ाहिर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ट्रैक्टर्स की कीमत बढ़ेगी, इन ट्रैक्टर्स की कीमत ज़ाहिर है आगे जाके कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी वो, और जो जब किसान के पास जाएगा तो वो अपनी जो है अल्टीमेट जो उसकी प्रोडक्ट है वो जब आवाम को बेचेगा तो वो बढ़ जाएगी। और हम जो हमारा जो ज़राई एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पहले ही बर्बाद है। इस पर क्लासरा साहब से भी कुछ थोड़ा सा हम ले लेते हैं। और हाँ, ये भी एक फिगर जाते जाते बता दूं कि इंडिया इस साल जो है 6 लाख ट्रैक्टर्स बनाएगा, जबकि वो हमसे 20 गुना ज़्यादा ट्रैक्टर्स होंगे और उसका जो GST है, जो उसका टैक्स है, वो 0 है। इस पे बात कीजिए क्लासर साहब अगर आप चाहें। काश साहब, किसी वक्त आप थोड़ी सी हल्की सी मेहनत करके सर आप बेहतर कर सकते हैं चीज़ें। इनके ये ट्रैक्टर्स बनाने वाले, इनके प्रॉफिट कभी कभी देखें कि इनके प्रॉफिट ये कितने कमा रहे हैं, और आपको हैरानी होगी, हर साल कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं और मुसलसल बढ़ाई जा रहे हैं। और मुझे याद पड़ता है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जुर्रत कर ली थी, उस वक्त नवाब यूसुफ तालपुर साहब थे, उनके वज़ीर खुराक और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे डॉक्टर जफर ताफ। उन्होंने यहाँ से रशियन स्टेट से 1,25,000 1,50,000 रुपये पे ट्रैक्टर मंगवाने का उन्होंने फैसला किया था। आज आपको होने वाले 15-16 साल अभी तक उनकी जान नहीं छोटी। इस माफिया ने, जो ट्रैक्टर माफिया है, उसने आज तक उनको सजाएं दिलवाने के लिए केसेस चलाए, उस पर रेफरेंसेस बने, बीबी पे रेफरेंस बने, डॉक्टर जफर ताफ पे बने, उस पर नवाब यूसुफ तालपुर साहब पे बने। अदालतों में अभी भी धक्के खा रहे हैं कि जनाब आप इसमें भी कमीशन खा गए थे। अंदाजा करें 1.5 लाख रुपए में वो कहते हैं गंजी क्या नहाएगी क्या नचोड़े वाले हिसाब है। ये वो माफिया है सर, ये वो माफिया जो शहरों में बैठा हुआ है, ये किसानों को लूटने में, उनसे पैसे माल बनाने में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और क्योंकि इस वक्त एक बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत आई हुई है, इनका ज़्यादातर वोट बैंक शहरों में है, सारी पॉलिसी जो है इनकी वो शहरियों के लिए हैं, वो जो बाबू हम बैठे हुए हैं हमारे लिए हैं, हाँ। ये ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर हैं उनके लिए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए। अब उनसे इनकम टैक्स लगा देना। देखें, आपने जो टैक्स लगाया है वो ट्रैक्टर वाले को हिट नहीं करेगा, उसने कीमत में डाल के अवाम पे डाल देना है। अगर ये अब नॉर्मल प्रॉफिट ले रहे हैं तो इनकम टैक्स लगाएं, इनसे टैक्स लें। लेकिन करती क्या है सरकार, ये इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी। वो जो ऑलरेडी आपके मुताबिक प्रॉफिट ले रहा है एबनॉर्मल, वो उसकी कीमत में शामिल करेगा, वो पास ऑन आगे कर देगा और आवाम पर बोझ एंड रिजल्ट ये होगा कि आवाम देगी। क्लास साहब वक्त कम रह गया है, आपने वो हमने पिछले हफ्ते स्टोरी की थी कि फौजी फर्टिलाइजर और यहाँ पे एंग्रो ने कैसे लूटा है किसानों को। हमने पिछले हफ्ते स्टोरी की थी और बड़े बड़े नाम है उसमें जो आप आज असेंबलीज में पहुंच चुके हैं। ये खैर और कहानी का किसानों को लूटी जाएं और मजीद लूटते रहें, ये शहरियों का काम है, ये हमारा काम है, और वो गरीब इसी तरह लूटते रहेंगे। लास्टली वो जरा मैं एक्सप्लेन कर रहे थे मज़ारबा स्कैंडल में मौलाना तारिक जमील की क्या वजाहत की है। वो कल हमने एक सवाल पूछा था नैब के DG साहब जो कर्नल सुबह तारिक साहब मलिक साहब हैं उनसे कि आपका क्या ये दुरुस्त है कि यहाँ पे मौलाना जमील तारिक साहब की भी इन्वेस्टमेंट थी मुज़ारबा में। उसका जवाब उन्होंने दिया है। वो तो कल वो टाल गए थे सुबह सादिक मलिक साहब, हालांकि मुझे पता है ये कंफर्म सोर्सेस है कि उनके पास इस तरह की चीज़ें आई थी कि उसमें मौलाना तारिक जमील साहब का भी ये रकम इन्वेस्टमेंट हुई थी, लेकिन उन्होंने वापस ले ली थी। तो कल तारिक जमील साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि मुझे बहुत पहले पता चल गया था, ये मुफ्ती एहसान साहब जो हैं लाल मस्जिद में बैठे हैं और लोगों से माल ये इकट्ठा कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। ये मौलाना तारिक जमील साहब का मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने बात मुझसे की है।
उन्होंने कहा हमें पहले से पता चल गया था ये फ्रॉड हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये लूट मार कर रहे हैं लोगों को। और उनके बकौल मैंने अपने फॉलोअर्स को भी कहा था, जो हमारे मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, उनमें बाकायदा पैगाम भी भिजवा दिया गया था कि मुफ्ती एहसान के चक्कर में ना आए, ये कोई लंबा माल कमाने के चक्कर में है, ये कोई फ्रॉड करने के। उन्होंने कहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। अच्छा। लेकिन जो हमें नैब से कुछ ये कंफर्म ये रिपोर्ट्स आई थी वो यही थी, इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन जो ही मौलाना साहब को पता चला कि ये फ्रॉड हो रहा है, उन्होंने अपने पैसे वापस ले लिए थे। सो वो ये सेफली कह सकते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की क्योंकि उन्होंने पैसे वापस ले लिए थे। लेकिन मौलाना साहब का ये स्टैंड है, वो कहते हैं मुझे पता चल गया था कि यहाँ फ्रॉड होने वाला है, यहाँ पे मौलवी साहब लोगों को लूट मार कर रहे हैं, लिहाजा मैं खुद इन्वेस्टमेंट भी नहीं की और मैंने बहुत सारे अपने फॉलोअर्स को भी कहा कि इन्वेस्टमेंट मत करें। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। काजी साहब, क्लास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।